संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। हमें नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भैया आज 31 जुलाई है, यानी जुलाई के आखिरी दिन। अब आज के समाचार लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ, यानी जुलाई के आखिरी दिन के समाचार। अब अगस्त ले फिर कंटिन्यू वेला राख दो। अब समाचार पे ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे आ जाएंगे पॉइंट पर और शुरू करेंगे। आज का जो सबसे बड़ा समाचार है वो शिक्षा नीति पर है। देश में अगर इस समय बहस का कोई सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए या बात करने का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, वो शिक्षा नीति होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बड़ा मुद्दा न तो रफाल है अभी, और ना ही दूसरे तरह की कोई समस्या, इवन कोविड-19 भी नहीं, क्योंकि कोविड-19 पर जो प्रयास चल रहे हैं वो राज्य सरकारें केंद्र सरकारें चला ही रही हैं, लेकिन शिक्षा नीति पर आगे की राह तय करनी है। देश का भविष्य अब इस पर निर्भर करेगा। 1986 में शिक्षा नीति में आखिरी बार परिवर्तन हुआ था और अब जाकर के फिर से एक बार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो ये परिवर्तन क्यों महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ का इससे कैसे संबंध है, बस यही जानने की कोशिश करेंगे। वैसे एक चीज सबसे पहले जान लेनी जरूरी है, नई शिक्षा नीति में जिन भी बातों को शामिल किया गया है, छत्तीसगढ़ उनमें से बहुत सारी बातों में ऑलरेडी आगे दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, आज की बड़ी खबर में मैं यही समझाने वाला हूं आपको कुछ बिंदुओं के तहत। शुरू करेंगे। देखिए, नई शिक्षा नीति में कुछ बिंदुओं पर बहुत ध्यान दिया गया, जैसे मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था, पढ़ाई का डिजिटलीकरण, या फिर आप समझते हैं उसे इंटरनेट के माध्यम आदि से पढ़ाई को बढ़ावा दिए जाने। और तीसरा, रोजगार मूलक परीक्षाएं शिक्षाएं आदि को समझाना और पढ़ाना। अब इसमें छत्तीसगढ़ क्यों आगे है, ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट पर, यानी स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा। छत्तीसगढ़ इसमें ऑलरेडी कार्य कर रहा है, यानी छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम ने इस कार्य को बहुत पहले से करना शुरू कर दिया था। छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाली किताबों में छत्तीसगढ़ी पाठ्य पुस्तक का ऑलरेडी से हिस्सा बना हुआ है, यानी पहले से हम छत्तीसगढ़ी को पढ़ते आ रहे हैं। मेरी पीढ़ी के जो बच्चे हैं वहां से ये शब्द शुरू हो गया था। आपको याद आ रहा होगा चुरकी मुर्की की कहानी हम अपने पढ़ाई के दौर में पढ़ा करते थे, और अब तो बहुत कुछ छत्तीसगढ़ कला संस्कृति आदि के बारे में पाठ्यक्रम का हिस्सा बन ही रखा है। वैसे ये भी जान लेना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे पहली और दूसरी कक्षा के लिए ऐसी किताबें भी छपी जिनमें एक तरफ स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में जानकारी दी हुई है और दूसरे तरफ हिंदी या अंग्रेजी में उस जानकारी को दिया गया है। इतनी बढ़िया पहल अभी तक किसी और राज्य सरकार ने नहीं की थी, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए एक उपलब्धि है। धीरे धीरे इसे बाकी कक्षाओं के लिए भी अपनाया जाएगा। हालांकि एक कक्षा के बाद, यानी पहली और दूसरी कक्षा के बाद, बच्चे इतना समझदार हो जाते हैं कि उन्हें दोनों साइड अलग अलग भाषा में जरूरत नहीं होती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा को समझाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। दूसरी चीज ये भी जान लेनी जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय जो भाषा या बोली है उसका प्रयोग ऑलरेडी किया जा रहा है और इसको और बड़े स्तर पर बढ़ाने का प्रयास चल भी रहा है। वैसे अगर देखें, छत्तीसगढ़ में कुल 42 तरह की बोलियां मौजूद हैं, जिनमें से 16 तरह की स्थानीय बोली का ऑलरेडी प्रयोग किताबों में किया जा रहा है, और साथ ही साथ 4 अंतरराज्यीय भाषा में भी किताबें छापे जाने का प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ ये भी जान लेना हमें जरूरी होगा कि ये 16 स्थानीय भाषाएं कौन कौन सी हैं और 4 जो हमारी अंतरराज्यीय भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ी, वो भी 2 किस्म की, एक रायपुर बिलासपुर संभाग के तरफ के लिए और एक सरगुजा आदि क्षेत्र के लिए एक छत्तीसगढ़ी का हिस्सा। दूसरा दोरली है, हल्बी है, भतरी है, धुरवी है, गोंडी है या गोंडवी है। गोंडवी इवन 3 तरह की गोंडवी अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाने के हिसाब से, सादरी, कमारी, कुड़ुक, सरगुजिया, बैगानी और माड़िया। ये वो छत्तीसगढ़ की 16, इनफैक्ट अगर और देखें तो 17 भाषाओं तक इसे बढ़ाने का प्रयास है और आगे चल के और बोलियों को भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 4 जो अंतरराज्यीय भाषाएं, यानी छत्तीसगढ़ बॉर्डर जिनसे शेयर करता है, उसमें उड़िया, बांग्ला, मराठी और तेलुगु। आप बोलेंगे बांग्ला कहाँ शेयर करता है, भाई इतना भी दूर नहीं है। खैर, तो ये जो है ऑलरेडी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बन रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ बाकी राज्यों से नई शिक्षा नीति में बहुत आगे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर बात करें पढ़ाई के डिजिटलीकरण की, तो अभी कोविड-19 के कारण ये प्रयास ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। पढ़ई तुहर द्वार योजना ये शुरू हो चुकी है, और कल भी मैं आपको समझाया था इसमें बुल्टू के गोट जैसी एक नई योजना भी शुरू की गई है। बुल्टू के गोट अगर आप समझ पाए होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको समझ में आ गया था। तो ये, इसके अलावा रोजगार मूलक। अब रोजगार मूलक से मुझे छत्तीसगढ़ इतिहास का एक वाक्य याद आता है। ये बात उन दिनों की है जब पंडित रविशंकर शुक्ल जी शिक्षा मंत्री के रूप में पद संभाल रहे थे,
और इस दौरान उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शिक्षा मंदिर या विद्या मंदिर नाम की एक योजना शुरू की थी। इस योजना में पढ़ाई के साथ साथ स्वरोजगार यानी कि रोजगार कर सके छात्र, इस पर भी जोर दिया गया था। इस साल की शिक्षा नीति में ये शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में इसे ऑलरेडी शुरू करने का प्लान बनाया जा चुका है और इसके लिए रायपुर को चुन भी लिया गया है। रायपुर जिले के 8 स्कूलों में इस तरह की पहल शुरू की जा रही है, जहां पढ़ाई के साथ साथ बच्चे रोजगार मूलक शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। इसके लिए सहायता ली जाएगी ITI की, और ITI की सहायता से ये संभव हो सकेगा। जिले के जो 8 स्कूल हैं, यानी रायपुर जिले के जो 8 स्कूल हैं, उनमें आरंग का एक स्कूल है, अभनपुर का एक स्कूल, तिल्दा का एक स्कूल है और धरसींवा ब्लॉक के 5 स्कूल। इस तरह से यहाँ ITI की सहायता से शुरू किया जाए, और अगर ये सफल होगा, वैसे तो शिक्षा नीति में शामिल हो गया, तो हर जिले में ये लागू होना भी चाहिए। बेहतर है और अच्छा भी है कि यदि आप पढ़ाई के साथ साथ कोई रोजगार भी सीख सके, ताकि आगे चलने पर या आगे चलकर आप बेरोजगार की श्रेणी में ना रह पाए, आप स्वरोजगार कर सके। आज की दृष्टि को देखते हुए ये बहुत जरूरी भी होता जा रहा है। तो ये जो था नई शिक्षा नीति और छत्तीसगढ़ का इससे संबंध था। आज की सबसे बड़ी खबर में यही था। बात करेंगे बाकी के समाचारों पर। बाकी के समाचार आज बहुत खास नहीं है, फिर भी जितना मैं निकाल सका धीरे धीरे समझेंगे हम। सतीश के अग्निहोत्री कमेटी, ये कमेटी इस साल ही गठित की गई थी और इसके कार्यकाल को भी बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है। हुआ यह था कि दंतेवाड़ा क्षेत्र में भाजपा के जो विधायक महोदय थे भीमा मंडावी, उनकी नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। इसी की जांच करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। इस साल इस कमेटी के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। वैसे दंतेवाड़ा के श्यामगिरी मार्ग पर यह हादसा हुआ था, जिसमें विधायक महोदय के अलावा 4 और जो जवान थे उनके साथ सुरक्षा में उनकी भी मौत हो गई थी। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच के लिए गठित कमेटी है। अगला जो है न्यूज, दल्ली राजरा और अंतागढ़ के बीच पहली बार ट्रेन संचालित होने का समाचार प्रमुखता से आज प्रकाशित भी हुआ था। हम भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। पहली बार ट्रेन का संचालन हुआ 59 किलोमीटर के दूरी तक में ये ट्रेन चला करके देखी गई, न्यूनतम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ। और इसमें यह भी जान लेना हमें जरूरी होगा कि ये सेल और NMDC के द्वारा किया जा रहा है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो, जिसमें हमारे यहाँ भिलाई स्टील प्लांट का उपक्रम काम करता है। इसके अलावा NMDC यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये छत्तीसगढ़ की वो संस्था है जो खनिज आदि के उत्खनन पर ध्यान देती है। राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, छत्तीसगढ़ की नहीं। तो ये दोनों संस्थाएं मिलकर के इस कार्य को संचालित कर रही हैं। वैसे ये प्रोजेक्ट अगर देखें, दल्ली राजरा से अंतागढ़ के बीच जो ट्रेन चली वो रावाघाट जगदलपुर परियोजना का हिस्सा है, जिसमें 235 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर ट्रेन चलाए जाने का फैसला किया गया है। बात करेंगे अगली। अच्छा, ये न्यूज बहुत इंटरेस्टिंग लगी। हालांकि ये न्यूज़पेपर का हिस्सा है, कोई बहुत इसमें से आप अलग तरह की चीजें नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आपको रोचक लगेगा। सदगति देश की पहली कलर टेलीफिल्म थी। कलर टेलीफिल्म यानी कि टेलीविजन में प्रकाशित होने सामने आने वाली टेलीविजन में वो फिल्म थी जिसको कलर में बनाया गया था। सत्यजीत रे इसके डायरेक्टर थे और जाने माने व्यक्ति हैं सत्यजीत रे। और क्यों जाने माने हैं, अगर आप में से सत्यजीत रे का ऑस्कर कनेक्शन अगर किसी को पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताइए। आपके उत्तर आते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है और लगता है कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं। तो सत्यजीत रे साहब ने ये छत्तीसगढ़ में शूट की थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में वो रुके, बाकी मंदिर हसौद, पलारी जो कि बलौदाबाजार का हिस्सा, इसके अलावा महासमुंद आदि क्षेत्र के आसपास इसकी शूटिंग हुई थी। मजेदार बात ये भी थी कि इस टेलीफिल्म में छत्तीसगढ़ के भी कलाकारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भैयालाल हेड़ाऊ जो कि एक बहुत जाने माने लोक कलाकार हैं, वो गोंड व्यक्ति की भूमिका में थे। और दूसरी भिलाई की एक बच्ची थी जो अब बच्ची नहीं रही, अब जाहिर सी बात है इस फिल्म को बने काफी दिन हो गए हैं। उनका नाम है डॉक्टर ऋचा ठाकुर। उन्होंने धनिया का किरदार निभाया था, जो कि एक केंद्रीय पात्र है। यानी कि ये जानना जरूरी है यहाँ पर, जिन मुख्य किरदारों में केंद्रित थी ये फिल्म, उसकी एक अहम किरदार झरिया की पुत्री या झुरिया की पुत्री, और ये झुरिया का किरदार स्मिता पाटिल ने निभाया था। बहुत जानी मानी कलाकार नसरुद्दीन शाह भी थे इसमें। और ये एक दलित वर्ग के शोषण की कहानी को बताने वाली शानदार टेलीफिल्म थी। वैसे गूगल पे आप खोजेंगे तो शायद उपलब्ध हो जाए आपको। बात करेंगे अगले समाचार पर। मानसून सत्र, जैसे कि मैं आपको बताया था 3 सत्र होते हैं विधानसभा में भी और संसद भवन में भी 3 सत्र आयोजन हुआ जाने का हमारे यहाँ रिवाज है या प्रथा है। और इसमें मानसून सत्र जो है वो इस बार हुए जाने की घोषणा कर दी गई है। 25 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक 4 बैठक होंगी और विधानसभा का सत्र लगेगा। ये देखना बड़ा मजेदार होगा कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो पाता है।
बहुत सारे मुद्दे हैं इस साल जिसमें पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव इन 4 बैठकों में देखने को मिलेगा, जिसमें गोधन न्याय योजना तो है ही, उसके साथ साथ तेंदुपत्ता श्रमिकों की बंद कर दी गई बीमा योजना के ऊपर भी सवाल जवाब होने के चांसेस है। इसके अलावा बिलासपुर क्षेत्र में जो गायों की मौत का समाचार आया था, जिसमें एक दड़बे या एक कमरे के भीतर बहुत सारी गायों को भर दिया गया था और दम घुटने से उनकी मौत हुई थी, ये सारे मुद्दे उछाले जाएंगे। कोविड में राज्य की स्थिति वाला मुद्दा भी उछलने वाला है। उम्मीद करते हैं किसी को संक्रमण ना हो जाए। भाई नेताओं का सुरक्षित रहना जरूरी है, देश के कर्णधार हैं। आगे बढ़ते हैं। हसदेव अरण्य विवाद, कल की न्यूज में भी मैं ये आपको समझाया था। हसदेव अरण्य विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया है और इसमें तय किया गया है कि छत्तीसगढ़ की 5 खदानें जो इस क्षेत्र में आ रही थी उसे इस सूची से बाहर कर दिया जाएगा, यानी यहाँ उत्खनन नहीं होगा। ये 5 खदानें कौन कौन सी है जान लेते हैं। मोरगा साउथ वाली, मोरगा 2, उसके अलावा मदनपुर नार, सियांग और फतेहपुर ईस्ट। ये जो 5 खदानें हैं यहाँ अब उत्खनन नहीं होगा। पर्यावरण को हो रहे नुकसान के कारण ये फैसला किया गया है। राज्य सरकार ने इनको हटाने का आवेदन किया था और ये स्वीकार भी हो गया है। वैसे अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार ने पहली बार कमर्शियल माइनिंग की शुरुआत की है। देश भर के 40 कोयले की खदान इसमें चुनी गई है। इसमें से 9, जो कि सबसे ज्यादा है संख्या में, छत्तीसगढ़ से आ रही थी और इसमें से अभी ये 5 खदानें हटाए जाने का फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसके बदले 3 खदानों को वैकल्पिक रूप से दिए जाने का भी फैसला किया है। हालांकि ये केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही तय हो सकेगा। तो देखेंगे इसमें क्या फाइनली निकल करके सामने आता है। महतारी के बारे में आपको बताया था। महतारी एक्सप्रेस यानी 102, डायल 102, इसमें गर्भवती महिला को हॉस्पिटल ले जाने और प्रसव के बाद वापस घर छोड़ने आदि की सुविधा जो थी इसे बंद कर दिया जाएगा, ऐसा समाचार आ रहा था। क्योंकि जिस ठेका कंपनी के पास ये था यानी जेवीके कंपनी, उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। इसको रिन्यू कर दिया गया है और ये संचालित होती रहेगी। तो एक बहुत बेहतर सुविधा है जिसका संचालित होते रहना जरूरी भी था। तो 102 नंबर अभी भी आपके जीके का हिस्सा है, याद रखिएगा। खैर अच्छा, प्रदेश में 370 ऐसी एम्बुलेंस है जो ये सेवाएं दे रही हैं। इसके बाद बात करेंगे माटी कला। हाँ, छत्तीसगढ़ की माटी कला को अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल गया है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी संस्थाओं ने इनसे डील की है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ की माटी कला यानी छत्तीसगढ़ के कुंभकारों की कला जो है वो अब आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकेंगे। हमारे यहाँ 2 ग्लेजिंग यूनिट छत्तीसगढ़ में बनाई गई है। एक महासमुंद जिले में है, एक सूरजपुर जिले में अभी बनाई गई है। मैं पहले के वीडियो में इन दोनों के बारे में जानकारी दे चुका हूं। आप में से कितने को याद है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। महासमुंद में किस स्थान पर ग्लेजिंग यूनिट है और सूरजपुर में किस स्थान पर ग्लेजिंग यूनिट है। भाई आज की न्यूज में बस इतना ही था और मैं आपका बहुत एक बार धन्यवाद फिर से देना चाहूंगा। 1800 सदस्यों से ज्यादा हो चुके हैं और ये सब आपके सहयोग से संभव हो पा रहा है। मैं किसी और तरह का प्रचार नहीं करता हूं। तो आपका बहुत दिल से धन्यवाद कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये पहल मैं आखिर तक जारी रहूंगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। फिर ध्यान रखिए अपना और अपनों का। भाई कोरोना की अब कितने खौफ दिखाएं आपको, फिर भी सुरक्षित रहिए। चलिए मिलते हैं।